गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। और अगर आप इन सब वीडियोस को देख लेंगे और अगर आप सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इसके बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन भले ही आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं अलग अलग, पर जो कंसेप्ट वाइज है इसके बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री? तो सबसे पहले जिस चीज को हम स्टडी कर रहे हैं हमें ये जानना जरूरी है कि एक्चुअली में है क्या, केमिस्ट्री होती क्या है। तो ये क्या, साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये साइंस है किसकी? एटम्स और मॉलिक्यूल्स की। एटम्स जैसा कि आप पहले जानते हैं कि ये क्या होते हैं, मैटर की सबसे छोटी यूनिट होते हैं। मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? टू और मोर देन टू एटम से मिलके बने हुए होते हैं। ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द कंपोजिशन। ठीक है, किस किस चीज से मिलके बने हैं, प्रॉपर्टीज, और साथ साथ क्या क्या वो प्रॉपर्टीज शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड है ब्लस्टर, गोल्ड में क्या होती है? चमक होती है। ठीक है, एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर, और इंटरेक्शन ऑफ मैटर की किस तरीके से आपस में जो मैटर है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। अब देखिए, केमिस्ट्री जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है ये, इस बात को हम समझ रहे हैं। एक तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें क्या करना है, वेदर पैटर्न्स को स्टडी करना है तो केमिस्ट्री हमारे काम आती है। हमें ब्रेन की फंक्शनिंग को समझना है, क्योंकि क्या है कि ब्रेन बहुत सारे केमिकल्स से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ब्रेन की फंक्शनिंग को अगर हम समझना चाहते हैं तो भी हमें केमिस्ट्री की जरूरत पड़ती है। इंपॉर्टेंट रोल इन फूड मैन्युफैक्चरिंग। अगर हमें खाना बनाने की इंडस्ट्रीज की बात करें, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर खाना अगर घर में भी हम बना रहे हैं तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी समझ हो कि भाई अगर किसी खाने में अगर हमें किसी खाने को फुलाना है तो उसके लिए हमें क्या डालना पड़ेगा। ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, हमें बेसिक पता होनी चाहिए। हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स और मेडिसिन, ये सब चीजों के लिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्या, केमिस्ट्री की। इन सब चीजों में बहुत ज्यादा काम आती है केमिस्ट्री। सुपर कंडक्टिंग सिरेमिक्स। सुपर कंडक्टिंग सिरेमिक्स अगर हमें बनाने हैं, ठीक है, सिरेमिक्स जैसे घड़े वगैरह और चीजें होती हैं, तो यही अगर हमें क्या बनाना है, बनाने जो सुपर कंडक्टिंग, जो बहुत ज्यादा कंडक्टिंग हो। ठीक है, जो क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को बहुत ज्यादा आसानी से कंडक्ट कर सकें। कंडक्टिंग पॉलीमर्स अगर हमें बनाने हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स हमें बनाने हैं, तो इसके लिए हमें चाहिए। फिर सेफर अल्टरनेटिव टू हजार्डस रेफ्रिजरेंट लाइक सीएफसी। ये क्या है, सेफर अल्टरनेटिव है किसके किसके मुकाबले अगर हम देखें, जो हजार्डस रेफ्रिजरेंट्स होते हैं लाइक सीएफसी, उनको बनाने के लिए भी क्या आ सकते हैं, ये केमिस्ट्री हमारी यूजफुल है। और सीएफसी जिनको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप जैसा कि सुना होगा आप लोगों ने कि ये क्या हो, ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो हमारी ऊपर वाली लेयर है O3 की, उसको क्या कर रहे हैं, डिप्लीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो और भी ज्यादा बढ़ रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ठीक है, केमिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज में ये काम आता है। मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर बनाना, सोप बनाना, ड्रग बनाना, डिटर्जेंट बनाना, इन सब चीजों में क्या है, हमारे केमिस्ट्री काम आती है। एग्जाम्पल, सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल आर इफेक्टिव इन कैंसर थेरेपी। ये क्या है, इफेक्टिव है किसमें, कैंसर थेरेपी में। एंड AZT, एजिडोथाइमिडीन, ये किस लिए यूज होती है, यूज फॉर हेल्पिंग एड्स विक्टिम। ये एड्स के जो विक्टिम होते हैं उनके लिए क्या होती है, बहुत ज्यादा यूजफुल दवाई है। ठीक है, तो आप लोगों ने समझा कि कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए केमिस्ट्री। ठीक है, अब हम बात करते हैं चैलेंजेस क्या है केमिस्ट के पास आज के टाइम में। एक तो क्या है कि मैनेजमेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, जो कि हमारे अर्थ पे रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अब इन गैसेस के अगर हम नाम देखें तो जैसे मीथेन हो गया, CO2 हो गया, ये सारी गैसेस क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अब केमिस्ट के लिए क्या काम है कि इन गैसेस को मैनेज करे, इनके लेवल को क्या करे, कंट्रोल करे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस। जो बायोकेमिकल प्रोसेस है, जिसके द्वारा कोई चीज बन रही है, जिसके द्वारा कोई चीज हो रही है, एनिमल में, प्लांट में, या फिर हमारे आसपास में, तो उन सारी चीजों को समझने का काम किसका है, उन सारी चीजों को समझने का काम भी केमिस्ट लोग करते हैं। अब ये केमिस्ट वो वाले केमिस्ट नहीं है जो कि दवाइयाँ देते हैं। ठीक है, डॉक्टर ने दवाई लिखी, वो वाले केमिस्ट नहीं है। केमिस्ट वो वाले केमिस्ट है जो कि क्या करते हैं,
केमिस्ट्री की फील्ड में रिसर्च करते हैं। यूज ऑफ एंजाइम्स फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स। अब हम क्या कर रहे हैं, जो एंजाइम्स का यूज है किसके लिए, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स, वो भी क्या है, केमिस्ट के लिए चुनौती है। ठीक है, क्या होता है ना कि हमें कोई केमिकल बनाना है और एंजाइम क्या करता है, एंजाइम अगर हम किसी रिएक्शन में यूज करते हैं तो वो उस रिएक्शन की जो स्पीड होती है उसको क्या करता है, कई गुना बढ़ा देता है। ठीक है, समझ लो ये एक्सीलरेटर बिल्कुल दबा देता है, फुल पे कर देता है। ठीक है, तो अगर कोई रिएक्शन पहले मान लो 10 की स्पीड से हो रही थी तो अब वो थाउजेंड्स की स्पीड से हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है, इतनी ज्यादा रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। फिर हम बात करते हैं मैटर की। मैटर के बारे में आप लोग पहले से ही जानते हैं, मैटर क्लास 9 में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे। क्या, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, कोई भी चीज जो कि क्या कर रही है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, भाई क्या कर रही है, कोई जगह ऑक्यूपाई कर रही है। एंड हैव मास, और कोई ना कोई उसका मास है, तो वो चीज क्या कहलाती है, हमारी मैटर कहलाती है। ठीक है, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, ये इतनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है और इसका इसका मास फॉर एग्जांपल है 2 kg, तो ये क्या है हमारा, दिस इज अ मैटर। ठीक है, अब मैटर के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जो भी चीजें आप अपने आसपास देख रहे हैं ना, वो सारी चीजें क्या है, मैटर है। जैसे बुक, पेन, कार, या फिर नोटबुक, जो भी चीजें आपके आसपास है वो सारी की सारी चीजें क्या है, मैटर है। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसके अंदर कुछ ना कुछ मास। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं कि मतलब मैटर किस किस फॉर्म में हमारे पास एग्जिस्ट करता है। सबसे पहला हम बात कर रहे हैं किसकी, सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल जो होते हैं ना बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। सॉलिड के सबसे पहले तो एग्जांपल एग्जांपल क्या हो जाएंगे, जैसे शुगर, सॉल्ट, वुड, ये सारे क्या एग्जांपल है, सॉलिड के एग्जांपल्स हैं। पार्टिकल्स क्या है, एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं और किस मैनर में लगे होते हैं, ऑर्डरली मैनर, एक सीक्वेंस में लगे हुए होते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं किसकी, लिक्विड्स की, तो लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल पास तो होते हैं बट ये क्या हो सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होंगे एक दूसरे से, ये क्या कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इनमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। और जो सॉलिड है उसमें क्या है, टाइटली पैक्ड है बिल्कुल। फिर हमारे पास कौन से आए, फिर हमारे पास आते हैं गैस। गैस में पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। गैस में जो पार्टिकल्स है क्या है, दूर दूर है। और जो पार्टिकल्स है इसमें क्या है, फार अवे, वही बात कह रहे हैं। अब हम अगली प्रॉपर्टी अगर देखें तो लेस फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। सॉलिड में क्या होता है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कम होती है। भाई एक बात सोचो, अगर आप लोग एक साथ कई सारे लोग बैठे हो बिल्कुल एकदम सट सट कर, तो अगर आप मूव करना चाहोगे, अगर आप एक से दूसरी जगह जाना चाहोगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, मान लो आपकी क्लास की स्ट्रेंथ है, आपकी क्लास में 40 बच्चे आराम से बैठ सकते हैं। अब 40 की जगह आप बैठे हुए हो 80 लोग, तो आप लोगों के लिए निकलना या मूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर हम बात करें लिक्विड की, इसमें क्या हो सकता है, मूवमेंट हो सकती है लेकिन उतनी फ्रीली नहीं होगी जितनी कि गैस में होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर 40 बच्चों की क्लास में 40 बच्चे ही बैठे हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट कर सकते हैं। मूवमेंट इज इजी एंड फास्ट। अब जो गैस होती है उसमें क्या होता है, मूवमेंट बहुत इजी और फास्ट हो जाती है। गैस में क्या होगा, मान लो 40 बच्चों की क्लास है और बैठे केवल 3 बच्चे हैं, अब वो तो जहां मर्जी उठ के बीच बीच में चले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। अब अगर हम सॉलिड की और प्रॉपर्टीज देखें, क्या, हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। इनका जो वॉल्यूम और शेप होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, इनका वॉल्यूम और शेप क्या होता है, फिक्स होता है। आप इसको किसी भी कंटेनर में डाल दो, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ना ही इसका कोई शेप चेंज होगा। नमक अगर हम किसी भी बर्तन में डाल दें, उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा और उसकी ना शेप भी चेंज नहीं होगी, शेप जो है उसकी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। या फिर आप एक वुड का ब्लॉक डाल दो, तो क्या होगा, किसी भी बिकर में आपने डाला, छोटे में, बड़े में, किसी भी अलग अलग शेप के में डाला, तो उसकी शेप चेंज नहीं होगी। जो वुड है वो क्या होगा, सेम ही शेप का रहेगा। पर लिक्विड में क्या होता है, इनकी वॉल्यूम तो सेम रहती है बट नॉट डेफिनेट शेप। आप क्या करोगे, अगर इसको गोल घड़े में डाल दोगे तो ये उसकी शेप ले लेगा। आप इसको अगर बॉक्स में डाल दोगे तो उसकी शेप ले लेगा। ठीक है, इसकी क्या होती है, शेप क्या होती है, चेंज होती रहती है, लेकिन इसका वॉल्यूम क्या रहता है, सेम ही रहता है। फिर अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस में क्या होता है, इसकी
डेफिनेट वॉल्यूम और शेप नहीं होती, ठीक है। इसकी ना तो वॉल्यूम सेम रहती है और ना ही इसकी क्या शेप सेम रहती है। मतलब इसको हम जितने बड़े बीकर में, जितने बड़े कंटेनर में डाल देंगे, क्या करेगा, पूरा का पूरा उस कंटेनर में आ जाता है, क्योंकि पार्टिकल्स क्या है, बहुत दूर दूर है। तो एक पार्टिकल्स कहीं बैठा है, दूसरा पार्टिकल कहीं बैठा है, ठीक है। जैसे ऐसे समझ लो, मान लो एक बहुत बड़े कमरे में मैंने गैस के पार्टिकल्स डाल दिए, ठीक है। अब मैंने मान लो कि इसके अंदर 100 ग्राम गैस डाल दी, तो क्या होगा, इधर 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 इधर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 100 ग्राम गैस के अंदर पूरे में फैल गई चारों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका वॉल्यूम हो गया है वो क्या हो गया है, पूरे में आ गया है। इफ वी चेंज, अब देखो फिर आगे बात करता है क्या, अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज कर देते हैं। अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज कर देते हैं तो क्या होता है, देखो जब भी हम क्या करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, प्रेशर को बढ़ाते हैं, तो गैस क्या होती है, लिक्विड में चेंज होती है। और लिक्विड किस में चेंज होता है, सॉलिड में चेंज होता है। जब भी हम प्रेशर को घटाते हैं तो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है, और लिक्विड किस में चेंज हो सकता है, गैस में। टेम्परेचर, जब भी हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को घटाते हैं तो गैस सॉलिड में चेंज हो सकता है, गैस लिक्विड में चेंज हो सकता है, और लिक्विड किस में चेंज हो सकता है, सॉलिड में चेंज हो सकता है। जब भी हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड गैस में चेंज हो सकता है। चलो कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके। जैसे कि अगर हम क्या करते हैं, अगर हम वाट गैस को ठंडा करें, वाटर के वेपर्स को अगर हम ठंडा करें तो धीरे धीरे क्या होगा, वो पहले लिक्विड में बदलेगा और फिर वो क्या हो जाएगा, सॉलिड में बदल जाएगा। अगर हम क्या करें, बर्फ को गर्म कर दें तो बर्फ क्या हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी, और लिक्विड क्या हो जाएगा, फिर गैस में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम प्रेशर का एग्जांपल लेना चाहें तो हमारे जो सिलेंडर में गैस आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलपीजी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। वो क्या है, एक्चुअली में गैस है, लेकिन उसको इतना ज्यादा हमने प्रेशर पे भरा है, उसके अंदर हमारा जो सिलेंडर है उसमें बहुत सारी गैस है। हमारा जो छोटा सा सिलेंडर है उसमें बहुत सारी गैस है। तो अगर इसको हम देखें ना, इसके अंदर इतनी सारी गैस भरी हुई है पूरे के अंदर, तो क्या हो जाती है, जब इतना ज्यादा उस पर प्रेशर डाल के भरा गया है, क्योंकि ऐसे तो आएगी नहीं इतनी सारी गैस, जब बहुत सारा उस पर प्रेशर डाल के भरा गया है तो वो क्या हो जाती है, एक्चुअली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है किसका, कि किस तरीके से जब हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो हम सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस या फिर गैस से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड में चीजों को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, मैटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, मैटर के बारे में हम लोगों ने समझा, स्टेट्स ऑफ मैटर को हमने देखा। अब हम समझ लेते हैं कि मैटर कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अलग अलग मैटर्स को हम समझेंगे, अलग अलग मैटर्स को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। देखिए मैटर जो है वो क्या हो सकते हैं, टू टाइप के हो सकते हैं। एक तो क्या होता है, मिक्सचर, और एक क्या होता है, प्योर सब्सटेंस। अब देखो, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ, बाकी हम लोग इसकी डेफिनेशन आगे पढ़ने वाले हैं। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जिसके अंदर कोई और चीज मिली हुई नहीं होती है। क्या होता है, वो सेम एक ही चीज से बना हुआ होगा, ठीक है। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, दो तरह के होते हैं, एलिमेंट और दूसरा क्या, कंपाउंड। देखो एलिमेंट फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करता हूँ कि एक कोई एलिमेंट है ऑक्सीजन, एक कोई एलिमेंट है क्या, ऑक्सीजन गैस। अब ये जो ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, पूरा एक ही उससे बनी हुई है, ठीक है। या फिर अगर मैं बात करता हूँ आयरन, ये पूरा एक ही बना हुआ है, ठीक है। मतलब इसमें कुछ और नहीं है। आयरन के अंदर ऐसा नहीं है कि स्टील भी आ गया, आयरन के अंदर गोल्ड भी आ गया, ठीक है। आयरन के अंदर क्या, सिर्फ आयरन है। तो मैं क्या बोलूंगा, वो प्योर सब्सटेंस है। या फिर अगर मैं बात करता हूँ वाटर, वाटर देखिए, वाटर क्या है, H2O। वाटर क्या है, H2O। ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखो ये क्या है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि दो एलिमेंट से मिलके बना है, यानी कि किससे मिला है, दो एलिमेंट से मिलके बना है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड। जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड, ठीक है। और एलिमेंट क्या होता है,
केवल एक ही तरह के एटम से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, जो क्या होता है केवल एक ही तरह के एटम से मिलके बना हुआ होता है। फिर हम बात करते हैं मिक्सचर्स की। मिक्सचर्स क्या होते हैं, प्योर नहीं होते, इनके अंदर क्या होती है चीजें मिली हुई होती है। तो ये भी क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो क्या होता है होमोजीनस। होमोजीनस का मतलब क्या होता है कि पूरे में सेम। ठीक है, होमो मतलब क्या होता है सेम, तो मतलब पूरे में क्या होता है एक जैसा होता है। मतलब अगर मान लो कि मैंने क्या किया, पानी के एक ग्लास में नमक घोल दिया या फिर पानी के एक ग्लास में मैंने चीनी घोल दी, तो अगर आप उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है, अगर आप उसको पिएंगे तो आपको पूरे में एक जैसा स्वाद आएगा। आपको ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर तो बहुत ज्यादा नमकीन लगा और नीचे आपको बिल्कुल बिल्कुल भी स्वाद नहीं आ रहा है नमक का, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या होगा, पूरे में नमक का स्वाद आ रहा होगा। ठीक है, तो ये किस वजह से होता है, ये इसी वजह से होता है क्योंकि ये क्या है, वाटर हमारा एक होमोजीनस मिक्सचर है। ठीक है, फिर दूसरा हमारा क्या आता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं, जो है ये क्या होते हैं, ये उतने ठीक तरीके से मिले हुए नहीं होते हैं। मतलब कि इसमें हो सकता है कि ऊपर ज्यादा हो नीचे कम हो। ठीक है, मान लो कि अगर मैंने लिक्विड में घोल दिया तो क्या होगा, हो सकता है ऊपर ज्यादा आ रहा हो पार्टिकल और नीचे कम आ रहे हो। इसमें क्या हो सकता है, कंपोजिशन अलग अलग हो सकती है। अब एक एक करके हम यहाँ पर समझते हैं इन सब चीजों को। मिक्सचर क्या है, मिक्सचर कंटेन्स टू और मोर सब्सटेंसेस और कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन एनी रेशियो। ठीक है, मिक्सचर के अंदर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं, किसी भी रेशियो में मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी रेशियो में मौजूद हो सकते हैं। अब देखो, शुगर सॉल्यूशन अगर मैंने बनाया तो इसमें क्या होगा कि मैं एक गिलास पानी के अंदर, जरूरी नहीं है कि मैं एक ही चम्मच चीनी डालूं, और वो एक चम्मच भी मेरा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिक्स्ड हो गया कि 4 ग्राम डाल रहा हूं तो मैं हमेशा 4 ग्राम ही डालूंगा, नहीं होता। मेरे पास क्या होगा यहाँ पे, कभी मैं 2 ग्राम डाल रहा हूँ, कभी 8 ग्राम डाल रहा हूँ, कभी 6 ग्राम डाल रहा हूँ, कुछ भी डाल रहा हूँ। मतलब एक फिक्स कभी भी नहीं होता कि भाई अगर हमने एक गिलास वाटर लिया है, एक गिलास हमने पानी लिया है तो उसमें एक चम्मच चीनी डाली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ओ आर एस एटसेट्रा, ये सारे क्या है, इसके एग्जाम्पल है किसके, मिक्सचर के। फिर हम बात करते हैं किसकी, होमोजेनस मिक्सचर की। मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर। मिक्सचर जिसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं क्या होते हैं, आपस में बिल्कुल कंप्लीटली एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं। एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। मैंने बताया ना कि अगर आप शुगर सॉल्यूशन को देखेंगे तो आपको पूरे में एक ही जैसा स्वाद आएगा। ठीक है, एयर एयर में क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सारी गैसेज होती है ना। एयर के अंदर कौन सी गैसेज होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस होती है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके से क्या होती है इसके अंदर गैसेस प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो गैसेस प्रेजेंट है क्या होती है, पूरे में सेम कंसेंट्रेशन होती है इनकी। ऐसा नहीं है कि एक जगह पे तो नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है, एक जगह पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है। ठीक है, जितनी भी कंपोजिशन है उनकी क्या रहती है, लगभग लगभग सेम रहती है। फिर हम बात करते हैं किसकी, हेट्रोजीनस मिक्सचर की। मिक्सचर इन विच द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। मैंने बताया ना कि इसमें क्या होता है, कंपोजिशन सेम नहीं रहती। ठीक है, यूनिफॉर्म पूरे में नहीं रहती। एंड समटाइम्स द डिफरेंट कंपोनेंट्स कैन बी ऑब्जर्व। और कई बार इसमें क्या होता है कि हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को देख सकते हैं। ऊपर वाले में हम डिफरेंट कंपोनेंट को नहीं देख सकते। भाई मैंने क्या किया, अगर पानी के अंदर नमक डाल दिया तो मैं नमक को नहीं ढूंढ पाऊंगा उसके अंदर अलग से। ठीक है, पानी के अंदर अगर मैंने चीनी डाल दी तो मैं उसको चीनी को अलग से नहीं ढूंढ पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, अलग अलग कई बार देख भी सकते हैं। जैसे मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर अब मैं बनाता हूँ, या फिर ग्रेन्स और पल्सेस को मैं मिला देता हूँ, तो ये सारी चीजें क्या है, मुझे अलॉन्ग विद सम डर्ट, कुछ मिट्टी के साथ, कूड़े के साथ, तो ये सारी चीजें क्या है, मुझे अलग अलग दिखाई देंगी। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में मुझे क्या होगा, चीजें अलग अलग दिखाई भी दे सकती हैं। तो ये इसके अंदर क्या फर्क है, क्या कंपोजिशन एक तो इसकी पूरे में यूनिफॉर्म नहीं होती, साथ ही साथ जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है वो क्या हो सकते हैं, हमें ऑब्जर्व हो सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर में, किससे, सिंपल मेथड से। सिंपल मेथड कौन से हैं, जो फिजिकल मेथड हमारे, हैंड पिकिंग, हाथ से चुनना। ठीक है, अब जो कंकड़ पत्थर है इसमें दाल चावल में, उनको आप अलग कर सकते हो ना, उंगलियों से उठा के या हाथ से उठा के अलग कर सकते हो। फिल्टरेशन, अब जैसे चाय हम बनाते हैं सुबह, तो जब हम क्या करते हैं, छन्नी का इस्तेमाल करते हैं,
तो हम क्या कर लेते हैं, उसमें से चाय पत्ती को अलग कर लेते हैं, ठीक है, या फिर जो अदरक वगैरह होते हैं टुकड़े उसको हम अलग कर लेते हैं। फिल्टरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल्स बना के भी हम क्या कर सकते हैं, चीजों को सेपरेट कर सकते हैं। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन से भी हम क्या कर सकते हैं, चीजों को यहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें आप लोगों को मैं आगे पढ़ाऊंगा, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, सब्सटेंसेस इन विच कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स इज फिक्स। प्योर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, इनमें क्या होता है, कंपोजिशन क्या रहती है, फिक्स रहती है, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, ग्लूकोज एटसेट्रा। ग्लूकोज जो है वो किससे बना है, C6H12O6, ठीक है। अब इसमें 6 कार्बन होंगे। अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आपको बनाना है तो इसमें फिक्स हो गया बिल्कुल कि इसमें 6 कार्बन होंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप कार्बन 7 कर दो, नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। या फिर हाइड्रोजन को आप 13 कर दो या 11 कर दो, नॉट पॉसिबल, कभी नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्या होगा, कार्बन 6 चाहिए, हाइड्रोजन 12 चाहिए, ऑक्सीजन 6 चाहिए, ये एकदम फिक्स्ड है, ठीक है। इसको हम चेंजेस इसमें बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है, अदरवाइज हमें ग्लूकोज नहीं मिलेगा, ठीक है, अदरवाइज हमें ग्लूकोज नहीं मिलेगा। वाटर जो है H2O, मैंने बताया ना, हाइड्रोजन क्या होंगे इसमें, दो होंगे। अगर दो एटम हाइड्रोजन के हैं तो ऑक्सीजन का एक एटम होगा, ये बिल्कुल क्या है, फिक्स है। अगर इसके अलावा आप किसी भी रेशो में मिलाएंगे, किसी भी उसमें मिलाएंगे तो क्या होगा, हमें अलग चीज मिल जाएगी। हाइड्रोजन 3 ले लो, ऑक्सीजन 2 ले लो, कुछ और मिल जाएगा, ठीक है। Constituents of pure substances cannot be separated by simple physical methods। अब जो प्योर सब्सटेंसेस हैं इनको हम सिंपल फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, ठीक है, इनको हम सिंपल फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। इस चीज को ध्यान रखना। क्या होगा कि जो प्योर सब्सटेंसेस है उनको हम नॉर्मल फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, इनके लिए सेपरेट अलग मेथड होते हैं, ठीक है। उन मेथड्स के बारे में भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या है, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। एलिमेंट्स में क्या होता है, केवल एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं। दीज पार्टिकल्स में बी एटम्स और मॉलिक्यूल। अभी जो पार्टिकल्स है हमारे क्या हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा, ठीक है। अब देखो, मॉलिक्यूल्स भी इसमें बता रहे हैं। मॉलिक्यूल्स में आपको बस क्या ध्यान रखना है, एटम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। एटम क्या होने चाहिए, सेम टाइप के एटम होने चाहिए। ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है यहाँ पर, तभी वो एटम, तभी वो एलिमेंट होगा। अगर आप डिफरेंट टाइप के एटम्स ले लेंगे, अगर आप क्या ले लेंगे, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स ले लेंगे, तो फिर ये आपका कंपाउंड बन जाएगा। जैसे यहाँ पर H2 मैंने लिया, H2 क्या है, मेरा एक मॉलिक्यूल है, पर इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, इनके बीच में बॉन्ड है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से मिलके बना है, तो ये क्या है, मेरा एलिमेंट। ऑक्सीजन O2, ये किससे मिलके बना है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, ठीक है। तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि सेम टाइप ऑफ एटम्स का होना यहाँ पर जरूरी है। फिर हम बात करते हैं कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स क्या है, दो या दो से ज्यादा एटम से मिलके बने हैं, ठीक है, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। इनमें क्या होगा, डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे। जैसे वाटर किससे मिलके बना है, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो चीजों से मिलके बना है, ठीक है, दो तरह के एटम है यहाँ पे। अमोनिया NH3, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो चीजों से मिलके बना है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 किससे मिलके बना है, कार्बन और ऑक्सीजन के एटम से मिलके बना है, ठीक है। इसी तरीके से फिर हम क्या देख सकते हैं, शुगर के लिए भी देख सकते हैं। फिर हम बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। प्रॉपर्टी जो कंपाउंड की होती है वो क्या होती है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से क्या होती है, अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों क्या है, हमारे पास गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। लेकिन वाटर जो है, जो किससे मिलके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, वो क्या है, एक लिक्विड है। फिर आगे अगर हम देखें, हाइड्रोजन क्या है, बर्न करता है पॉप साउंड के साथ। अगर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को जलाएंगे तो एक पटाखा फूटने की सी आवाज आती है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, सपोर्टर ऑफ कंबशन, मतलब अगर कहीं आग लग रही होगी ना और ऑक्सीजन उसको मिल जाए अच्छे से,
तो क्या होगा, आग जो है वो और जल्दी से फैल जाएगी। इसलिए कहते हैं जंगल में जो आग लगती है ना बहुत जल्दी फैलती है। क्यों जल्दी फैलती है? क्योंकि वहां पर क्या होता है, जंगल में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। ठीक है, तो जंगल में क्या होता है, आग बहुत जल्दी फैलती है। और देखो वाटर, वाटर अगर मजे की बात देखो, वाटर क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर। आग बुझाने के काम आता है वाटर। कहीं पर भी आग लगती है तो हम क्या करते हैं, ज्यादातर पानी डालते हैं। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है। क्या होता है यहाँ पर, इसका मतलब जब क्या होता है, कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं दो या दो से ज्यादा आइटम को लेके, तो वहां पर प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, बदल जाती है। वहां पर प्रॉपर्टीज क्या होती है, बदल जाती है। फिर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट अगर हमें कंपाउंड के अलग करना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे H2O में से, यानी कि वाटर में से अगर मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे केमिकल मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, बताऊंगा आगे केमिकल मेथड्स कौन कौन से होते हैं इसको अलग करने के लिए। ठीक है, या फिर किसी भी कंपाउंड को अलग करने के लिए। पर अभी हमें क्या जानना जरूरी है कि इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, केमिकल मेथड्स का यूज करना पड़ता है। फिर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो मैटर की दो तरह की प्रॉपर्टीज देखते हैं। एक तो क्या होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरी क्या होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज। दोनों को समझते हैं एक एक करके। कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। मतलब इसको हम मेजर कर सकते हैं बिना किसी चेंज के। ठीक है, विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, मतलब हमें ना तो जो हमारा सब्सटेंस प्रेजेंट है उसकी आइडेंटिटी को चेंज करना पड़ेगा। मतलब अगर वो आयरन है तो आयरन ही रखेंगे हम उसको, अगर वो वुड है तो वुड ही रखेंगे, वाटर है तो वाटर ही रखेंगे। हमें कोई चेंज नहीं करना उसकी कंपोजिशन में। ठीक है, ना ही उसकी आइडेंटिटी में कोई चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल कलर, अगर मुझे किसी चीज का कलर देखना है, ठीक है, अगर मुझे किसी चीज का कलर देखना है, सोडियम, अगर मान लो मुझे सॉल्ट का कलर देखना है, तो सॉल्ट का कलर देखने के लिए ऐसा थोड़ी ना कि मुझे सॉल्ट को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मुझे सॉल्ट को उबालना पड़ेगा, कुछ भी ऐसा मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ना ही उस पर कोई केमिकल रिएक्शन वगैरह करानी पड़ेगी। ये सब चीजें मुझे नहीं करनी पड़ेगी। कलर देखना है, ऑर्डर करना है। अब मेल्टिंग पॉइंट वगैरह देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस जब हीट कर देंगे, मतलब नॉर्मल फिजिकल मेथड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सारी चीजें क्या हो सकती है, हम नॉर्मली देख सकते हैं किससे, फिजिकल मेथड से। फिर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये रिक्वायर करते हैं क्या, केमिकल चेंज। ठीक है, ये रिक्वायर करते हैं क्या, केमिकल चेंज। इसमें क्या होता है, मतलब कि हमें केमिकल चेंज को पढ़ना होता है। दूसरा अगर हम बात करें, ठीक है, एसिडिटी, बेसिसिटी, ठीक है, कंबस्टिबिलिटी एटसेट्रा। मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, हमें केमिकल चेंज देखना पड़ेगा। मतलब कि हमें उस कंपाउंड को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब हम क्या इसमें क्या क्या देख सकते हैं, एसिडिटी, कौन सी चीज कितनी एसिडिक है, बेसिसिटी, कौन सी चीज कितनी बेसिक है। ठीक है, कंबस्टिबिलिटी, कौन सी चीज कितनी ज्यादा आसानी से जलती है। ये सारी चीजें को हम देखने के लिए क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ये बेसिकली है इसकी, क्या, एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, केमिकल चेंज करना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, केमिकल चेंज करना पड़ता है। बताऊंगा इसको डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोगों को दोस्तों इन सारी चीजों को पढ़ना है। ठीक है, फिर हमारे पास है क्या, क्वांटिटेटिव। हाँ, एक आप लोगों के लिए होमवर्क है, आपको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के बारे में पढ़ना है और इनकी डेफिनेशन को अपनी कॉपी में लिखना भी है। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव में क्या आता है, क्वांटिटी की बात हो रही है। ठीक है ना, क्वांटिटेटिव नाम से पता लग रहा है क्या हो रहा है, क्वांटिटी की बात हो रही है कि कितना है, लेंथ, ठीक है, एरिया, वॉल्यूम, ये सारे क्या करते हैं, क्वांटिटी के बारे में बताते हैं ना। अगर आप दुकान पे जाते हो और मांगते हो कि भाई मुझे 4 मीटर कपड़ा दे, आप क्या कर रहे हो, क्वांटिटी की बात कर रहे हो। ठीक है, एनी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर फॉलोड बाय यूनिट्स इन विच इट इज मेजर्ड। अब क्या होता है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कोई सी भी, उसमें क्या होता है, एक नंबर होता है और बाद में क्या होता है, एक यूनिट होती है। जैसे मैंने अभी बोला ना, 4 मीटर कपड़ा दे दो। या फिर अगर मैं बात करूँ लेंथ ऑफ रोड की, रोड कितना लंबा है, तो मान लो एक रोड है 21 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, तो 21 तो क्या हो गया, हमारा नंबर हो गया। और किलोमीटर ये हमारा क्या होगा, एक यूनिट हो गया जिसमें हम उस लेंथ को क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं।
ठीक है। अब मेजरमेंट के लिए क्या है ना कि अलग अलग तरह से लोगों ने अलग अलग सिस्टम बनाए मेजरमेंट के लिए, और हम इन सिस्टम को थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या वो सिस्टम लोगों ने बनाए कि जो हमारी मेजरमेंट है वो क्या हो सके, आसान हो सके। एक हमारा क्या था, इंग्लिश सिस्टम, ठीक है। और एक हमारा क्या था, मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम कहाँ से आया, फ्रांस से। और ये किस चीज पे बेस्ड था, डेसिमल सिस्टम, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा सिस्टम है, एसआई सिस्टम, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब क्या हुआ ना, जैसे इंग्लिश सिस्टम बन रहा था, मैट्रिक सिस्टम बन रहा था, लोग क्या कर रहे थे, अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के लोग या फिर अलग अलग जो भी लोगों ने दिमाग लगाया उसके हिसाब से क्या बना रहे थे, अलग अलग तरह के सिस्टम बना रहे थे। अब भाई ये देखा गया कि यहाँ पे अलग सिस्टम चल रहा है, वहां पे अलग सिस्टम चल रहा है। तो जब आपस में लोगों को क्या करना होगा, बातचीत करनी रहेगी। जब आपस में एक चीज के बारे में जानना रहेगा कि भाई अच्छा इस चीज का मतलब क्या है, तो उसके लिए क्या बनाया गया, एक नीड महसूस हुई, एक जरूरत महसूस हुई, क्या कि एक इंटरनेशनल सिस्टम हमारे पास होना चाहिए, किसका, यूनिट्स का, ठीक है। जिसमें क्या हो सका, हम सारा जो है कंबाइंडली मतलब एक मीनिंग निकल कर आए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जाकर किसी भी देश में मांग लेता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मुझे 10 मीटर कपड़ा दे दो, ठीक है। हाँ, मैं बोलता हूँ 10 मीटर, तो वहां सबके पास एक ही मतलब निकल के आएगा कि 10 मीटर का मतलब क्या होता है। ऐसा नहीं है कि 10 मीटर का मतलब यहाँ तो कुछ और, यहाँ पे मान लो मैं इसको 10 मीटर कह रहा हूँ और किसी और कंट्री में वहां पे उसको 10 किलो कह रहे हैं, और वो किसी और कंट्री में उसको 10 केला कह रहे हैं, कुछ भी मतलब अलग अलग चीजें बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, वरना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, सब अपनी अपनी लैंग्वेज में अलग अलग कुछ भी बोलने लगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स आया, प्रोवाइड कॉमन ग्राउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इससे क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड में एक चीज का मतलब क्या हो गया, डिफाइन हो गया, ठीक है। 7 ऐसी बेस यूनिट्स हैं जिनका मतलब हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। देखो, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ एसआई यूनिट, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ किस चीज की, लेंथ की, तो लेंथ पूरी दुनिया में इसका सिंबल क्या है, एल है, स्मॉल एल से डिनोट किया जाएगा। इसकी एसआई यूनिट क्या है, मीटर है, ठीक है। और इसका सिंबल जो एसआई यूनिट का है वो क्या है, स्मॉल है। मास, मास जो है सिंबल फॉर क्वांटिटीज का क्या होगा, एम। और एसआई यूनिट नेम क्या होगा, किलोग्राम, केज, ठीक है। टाइम, सिंबल फॉर क्वांटिटी टी, एसआई यूनिट नेम सेकेंड, सिंबल फॉर एसआई यूनिट एस। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या होगा, आई, सिंबल हो गया इसका। एसआई यूनिट क्या है, एम्पेयर, ठीक है। सिंबल फॉर एसआई यूनिट क्या हो गया, ए। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, टी, कैपिटल टी। और एसआई यूनिट क्या हो गई इसकी, केल्विन। सिंबल फॉर एसआई यूनिट क्या हो गया, के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एन। एसआई यूनिट नेम क्या हो गया, मोल। और सिंबल फॉर एसआई यूनिट क्या हो गया, एमओएल, मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, आई न्यू। इसके लिए एसआई यूनिट क्या हो गई, कैंडेला। और सिंबल फॉर एसआई यूनिट क्या हो गया, सी, ठीक है। अब देखो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही यूनिट है, और भी कई सारी यूनिट होती है ना। मैं मान लो बात कर रहा हूँ किस चीज की, स्पीड की बात कर रहा हूँ। मान लो अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, स्पीड की बात कर रहा हूँ, तो अगर मुझे स्पीड निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा, देखो, ये जो 7 यूनिट हमने बनाई है ना, इन 7 यूनिट से ही हम बाकी यूनिट को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। देखो, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन। तो डिस्टेंस के लिए यानी कि बात कर रहे हैं लेंथ की, तो यहाँ पर हो गया ऐसा यूनिट मीटर। टाइम की बात कर रहा है, टाइम सेकंड। तो स्पीड की जो ऐसा यूनिट मेरे पास निकल कर आई वो क्या निकल कर आएगी, मीटर पर सेकंड। और या फिर मैं बोलूँ एम एस टू द पावर माइनस, ठीक है। बात समझ में आई, क्या हो जाएगा यहाँ पर, मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से हम बाकी सारी यूनिट को भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर निकाल सकते हैं बहुत इजीली। अब देखो कुछ और यूनिट्स हैं, जैसे हम 10 टू द पावर माइनस 15,
10⁻⁻15 को हम कैसे लिखते हैं, फेम्टो। ठीक है, ये चीजें आपको कुछ कुछ बेसिकली याद करना है। मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कहाँ से कहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि कन्वर्जन अगर आपको करना है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। 10⁻⁻15 फेम्टो, 10⁻⁻12 पिको, 10⁻⁻9 नैनो, 10⁻⁻6 माइक्रो, यूनिट यहाँ पे दे रखी है साथ में सिंबल, 10⁻⁻3 मिली, 10⁻⁻2 सेंटी, 10⁻⁻1 डेकी, 10 क्या होता है डेका। देखो क्या होता है ना, कुछ चीजें तो क्या होती है बहुत ज्यादा छोटी होती है और कुछ चीजें क्या होती है बहुत ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है नैनोमीटर, मतलब कि कोई चीज इतनी छोटी है जिसको मैं लिख रहा हूँ 0.0000000, तो इतनी 000 लगाने जाओगे ना तो वैसे ही आपका क्या होगा, दिमाग खराब हो जाएगा कि भाई अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को मल्टीप्लाई करने के लिए और दे दिया साथ में, मान लो 0 0 ये 1 लिखा मैंने और मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे इसको इसके साथ दे दिया, क्या होगा, बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हम 10⁻⁻15, 10⁻⁻12, 10⁻�9, जिसका सिंपली मीनिंग क्या है कि भाई 1/10। अगर मैं बात करता हूँ 10 का 10⁻⁻2, इसका मतलब क्या होता है 1/10 का स्क्वायर, यानी कि 1/10 इंटू 10। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ 10 का क्यूब, तो इसका मतलब क्या होता है 10 इंटू 10। ठीक है, ये हमारी क्या है साइंटिफिक नोटेशन, इसके बारे में आप लोगों ने क्लास 9 में भी बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। ठीक है, और थोड़ा बहुत मैं वैसे भी आप लोगों को इस चैप्टर में भी बताता चलूंगा। अब देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पे यूनिट्स कहाँ से कहाँ तक आते हैं जनरली, 10⁻⁻9 नैनो से लेकर यहाँ मेगा तक बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्या 10, इसका बेसिकली स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। ठीक है, 10⁻⁻9 नैनो, 10⁻⁻6 माइक्रो, 10⁻⁻3 मिली, 10⁻⁻2 सेंटी, 10⁻⁻1 डेकी, 10⁻0 10⁻1 डेका, 10 का स्क्वायर हेक्टो और 10⁻3 किलो, 10⁻6 मेगा। ठीक है, ये क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, इनके बारे में कई बार पूछ लेता है। गीगा, टेरा, ठीक है, इनके बारे में या फेम्टो, पिको, इनके बारे में जनरली इतना नहीं पूछता है, आप चाहे तो याद कर सकते हैं, पर मेन आपको 10⁻⁻9 से लेके 10⁻6 तक तो याद रखना ही रखना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसकी, मास की। ठीक है, हमने मास के बारे में अभी इनडायरेक्टली पढ़ा क्या कि मैटर जब हम पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज देखी कि भाई एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। ठीक है, तो अब हम जरा सा समझ लेते हैं कि मास एक्चुअली में होता क्या है, जिसकी हम मास की बात कर रहे हैं। ठीक है, मास वैसे तो हमें थोड़ा बहुत जानकारी है इसके बारे में कि जैसे हम लिखते हैं कि क्या 10 ग्राम, 20 ग्राम या फिर 1 kg, 2 kg, तो ये सारा क्या होता है मास होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिटेल में इसको समझ लेते हैं क्या होता है। इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सब्सटेंस, मतलब कितना मैटर एक सब्सटेंस के अंदर मौजूद है उसे हम क्या बोलते हैं, उस मैटर का मास बोलते हैं। ठीक है, वेट, वेट क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। वेट क्या है, एक फोर्स है जो कि ग्रेविटी लगा रही है किस पे, एक ऑब्जेक्ट पे। मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है फॉर एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है किसी ऑब्जेक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरा जो मास है, मान लो कि अगर मेरा मास क्या है 60 kg है, अगर मान लो कि मेरा मास क्या है 60 kg है फॉर एग्जांपल, तो मैं चाहे चांद पर चला जाऊं, मैं चाहे सूरज पे चला जाऊं, मैं कहीं भी चला जाऊं, मेरा जो मास है वो क्या रहेगा 60 kg ही रहेगा। लेकिन अगर मान लो कि मेरा जो वेट है यहाँ पर कितना है, फॉर एग्जांपल मान लो 600 न्यूटन, तो हो सकता है कि मैं अगर चांद पे जाऊंगा तो ये केवल 100 न्यूटन रह जाए, अगर मैं सूरज पे जाऊंगा तो हो सकता है ये कुछ और न्यूटन हो जाए। ठीक है, मान लो कि अगर ये 1800 न्यूटन है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, यहाँ पे वेट वेरी कर सकता है विद वैल्यू ऑफ ग्रेविटी फॉर एन ऑब्जेक्ट। इवन जो वेट है हमारा वो क्या करता है, अर्थ पर भी अलग अलग होता है। ठीक है, इक्वेटर पे अलग होता है, पोल पे अलग होता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन इसमें देखने को हमें मिलता है, लेकिन जो मास है वो मास हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। मास और वेट में डिफरेंस समझ में आया होगा। We use analytical balance in laboratory to determine mass.
हम क्या करते हैं, एनालिटिकल बैलेंस यूज करते हैं किसमें, लेबोरेटरी में क्या डिटरमाइन करने के लिए, मास डिटरमाइन करने के लिए। देखो ऐसा एक ना सिंपल सा तराजू टाइप में होता है, ऐसे इसमें सिंपल सा तराजू टाइप में होता है और इसमें ऐसे गोल रखा हुआ है, इस पे क्या रखते हैं हम, चीजें रखते हैं। ठीक है, जो भी हमें तोलना है उसको रखते हैं और ऊपर इसमें ना ऐसे ये बंद होता है, कांच लगा हुआ होता है इसमें पूरे में। क्या इसमें पूरे में क्या होता है, ऊपर कांच लगा हुआ होता है और ये बंद होता है। एक स्लाइड करने के लिए इसमें दे रखा होता है कि जहां से हम क्या कर सकते हैं, इसका एक छोटा सा गेट टाइप बना रखा होता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। ठीक है, ताकि अगर क्या होगा, हमने कुछ सब्सटेंस रखा, उसके बाद क्या करेंगे, हम इस गेट को बंद कर देंगे ताकि जो एयर है उसकी वजह से जो हम मास को कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें क्या हो, डिफरेंस ना आ जाए। ठीक है, कई बार क्या होता है, एयर का भी मास जुड़ जाता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो कि चेंजेस ना हो हमारे मास में, इसलिए हम क्या करते हैं, एयर एयर इफेक्ट को क्या करते हैं, खत्म करने के लिए इसको क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं पूरी तरह से। ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या है, केजी। इन लैब वी यूज इट्स फ्रैक्शन, लैब में हम इसका फ्रैक्शन यूज करते हैं क्या, ग्राम। क्योंकि देखो यूनिट हम किसके अकॉर्डिंगली इस्तेमाल करते हैं, जितनी हमें जरूरत है। ठीक है, जितनी हमें क्या है, जरूरत है। अब केजी क्या यूनिट बड़ी है। ठीक है, अगर हमें क्या करना है, बहुत थोड़ा सा कोई चीज लेनी है, ठीक है, मान लो 5 ग्राम 10 ग्राम लेनी है, 20 ग्राम लेनी है, तो उसके लिए हम फिर किसका इस्तेमाल करते हैं, ग्राम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर हम सुनार की दुकान में जाएंगे तो सुनार की दुकान में तो मिलीग्राम का भी तराजू मिलता है, क्योंकि वहां पर क्या है, थोड़ा सा भी सोना उसको पता है कि अगर चला गया तो मेरे हजारों रुपए या फिर कई सौ रुपए जा सकते हैं, 200 400 500 रुपए का मुझे नुकसान हो सकता है कम से कम। वॉल्यूम यूनिट, अगर हम वॉल्यूम की यूनिट देखें तो क्या है, देखो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ का क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ का क्यूब। तो लेंथ मुझे पता है किसमें, इसकी ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मीटर का क्यूब। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मीटर का क्यूब। ये क्या है, इसकी ऐसा यूनिट। लैब में हम जनरली क्या यूज करते हैं, सेंटीमीटर का क्यूब इस्तेमाल करते हैं या फिर डेकामीटर का क्यूब इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, छोटी वॉल्यूम में डील करते हैं। ठीक है, जब हम लैब में यूज करते हैं तो लैब में हम बहुत कम वॉल्यूम में चीजों को लेते हैं। ठीक है, अब देखो 1 लीटर जो है, ये क्या है, 1000 ml के बराबर होता है। कॉमनली सबसे ज्यादा यूज होने वाली यूनिट है वॉल्यूम के लिए, अगर देखें बहुत ज्यादा यूज होने वाली यूनिट है क्या, 1 लीटर। लीटर में हम क्या करते हैं, जनरली वॉल्यूम को दिखाते हैं। 1000 सेंटीमीटर की क्यूब, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर की क्यूब, ये किसके बराबर होता है, 1 डेकामीटर की क्यूब के बराबर होता है। 1000 सेंटीमीटर की क्यूब किसके बराबर होता है, 1 डेकामीटर की क्यूब के बराबर होता है। टू मेजर वॉल्यूम इन लैब, ठीक है, अगर हमें क्या करना है, वॉल्यूम मेजर करना है किसमें, लैब में। अगर हमें लैब के अंदर क्या करना हो, वॉल्यूम यूज करना हो, तो हम क्या करते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले दे रखे ग्रेजुएटेड सिलेंडर। देखो ये सिलेंडर क्या होता है, एक ऐसा ऐसा वो वाला सिलेंडर नहीं जो हमारे घरों में होता है, ऐसा एक हमारे पास टिक्कर टाइप है ये रहा। अब ये जो हमारा सिलेंडर है ना, ये कैसा होता है ना, इसमें ऐसे मार्क लगे हुए होते हैं, ऐसे ऐसे मार्क लगे होते हैं। 1 लीटर, ओ मान लो 1 ml 2 ml 3 ml 4 ml 5 ml। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरा कितने का है, 5 ml का ग्रेजुएटेड सिलेंडर है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर मैंने भरा तो मुझे पता चलता रहेगा कि भाई मैंने अब 1 ml भर दिया। बीच में भी इसमें वो होते हैं, जैसे स्केल में होते हैं ना, वैसे इसमें भी होते हैं। तो 1.1 लीटर 1.1 ml मैंने डाल दिया, 1.2 ml मैंने डाल दिया, तो मुझे क्या होता है, इससे पता चलता रहता है। पिपेट, पिपेट क्या होता है, ऐसे ना एक छोटा सा, जैसे आपने वो देखा है जो बांसुरी वाला, जो बीन वाला आता है ना, उसके पास होते हैं ना एक, इधर से थोड़ी मोटी सी होती है, ठीक है, बीन, और बाकी क्या होती है, पतली सी होती है। ऐसी ही ना एक दिखने वाली मशीन सी होती है हमारे पास। ऐसी दिखने वाला क्या है हमारे पास, एक टूल है जिसको हम क्या बोलते हैं, पिपेट। अब इसमें क्या होता है ना, यहाँ पर ना एक मार्क लगा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक मार्क लगा रहता है। अब मान लो कि ये हमारी क्या है, 10 ml की पिपेट है, इससे हम क्या नाप सकते हैं, 10 ml नाप सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपको इसको लिक्विड के अंदर रखना होता है। ठीक है,
और यहाँ से क्या करना होता है, सक करना होता है। आप इसे सक करेंगे तो क्या होगा, जो लिक्विड है क्या आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। अब लिक्विड ऊपर की तरफ आएगा, जैसे यहाँ पर पहुंचेगा, इस मार्क पे पहुंचेगा, इस मार्क का मतलब क्या है कि 10 ml हो गया आपका। इस मार्क पे पहुंचेगा तो आप क्या कर देंगे, वहीं पर अपनी उंगली लगा लेंगे और उसको क्या करेंगे, वहीं पर रोक देंगे। ठीक है, और जहां पर भी आपको 10 ml डालना है आप क्या करेंगे, 10 ml डाल देंगे। तो पिपेट इस तरह से इस्तेमाल होती है। फिर एक और चीज है हमारे पास क्या, ब्यूरेट। एक और चीज है हमारे पास क्या, ब्यूरेट। देखो ब्यूरेट क्या होती है, ब्यूरेट जो है, ठीक है, एक लंबी से ऐसे ट्यूब टाइप होती है। ठीक है, ग्लास की ट्यूब टाइप होती है। इसमें नीचे ना ऐसे वो लगा हुआ होता है, नल की टाइप। ठीक है, ऐसे नीचे एक नल की टाइप लगी हुई होती है, इधर नॉब और इधर से पतली सी जा रही है। इसको हम क्या करते हैं, कोई भी बीकर में या फिर कोई भी ट्यूब में, किसी में भी, अब इसमें 1 2 3 4, मान लो ये ब्यूरेट हमारी क्या है, 50 ml की है। ठीक है, अब यहाँ पे भी डिफरेंट होगा, 1.1 1.2 1.3 इस तरीके से यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मान लो 5 ml कोई लिक्विड लेना है, यहाँ पे हमें कोई 5 ml लिक्विड लेना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा 5 ml पे आएगा, ठीक है, जैसे ही हमारा क्या आएगा 5 ml पे आएगा, हम क्या कर देंगे, इसको बंद कर देंगे। वैसे एक्चुअली में ऊपर से क्या होता है, जैसे 50 ml तक भरी हुई है, 50 ml तक भरी हुई है, हमें क्या करना है, 5 ml कोई लिक्विड लेना है। तो 50 ml से हम 45 ml तक पहुंचे, 50 ml से हम 45 ml तक पहुंचे, हमें पता है 50 माइनस 45 कितना, 5 ml हम क्या कर चुके हैं, इसमें से निकाल चुके हैं। तो हम क्या कर देंगे, इसको बंद कर देंगे। ठीक है, इसको बंद कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, 5 ml लिक्विड मिल जाएगा। इसका यूज किस लिए होता है, ठीक है, ये तो मैंने आपको केवल एक चीज बताई क्या, मेजरमेंट के लिए। इसका यूज एक्चुअली में होता है किस चीज के लिए, उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, किस चीज में यूज होता है, ये टाइट्रेशन में यूज होता है। ठीक है, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं हायर क्लासेस में भी। तो अभी मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, अभी फिलहाल आप लोगों के लिए केवल इतना ही जान लेना जरूरी है। ठीक है, फिर हम बात करें डेंसिटी की, अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, कि कितना मास हमारे पर प्रेजेंट है किसमें, पर यूनिट वॉल्यूम में किसी भी सब्सटेंस का। ठीक है, अब इसकी ऐसा यूनिट क्या निकल के आती है, देखो मास क्या होता है, केजी में होता है ऐसा यूनिट में, और वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब में। तो केजी पर मीटर की क्यूब, अभी क्या बहुत बड़ी यूनिट है। ठीक है, जनरली इतनी डेंसिटी हमें देखने को किसी सब्सटेंस की नहीं मिलती। ठीक है, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे यूनिट, जनरली हम ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि क्या है, इससे छोटी यूनिट है। केजी पर मीटर का क्यूब से क्या है, वो छोटी यूनिट है। ठीक है, टेम्परेचर, टेम्परेचर में क्या है, 3 स्केल बहुत ज्यादा कॉमन है। टेम्परेचर हम नापते हैं कब, जैसे मान लो बुखार होता है तब नापते हैं, या फिर टेम्परेचर हम क्या नापते हैं, बाहर का इन्वायरमेंट जो है, मान लो कि 40 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, 45 डिग्री सेल्सियस जो भी हो रहा है, हम उसको नापने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर। ठीक है, थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब टेम्परेचर क्या है, 3 स्केल में नापा जाता है जनरली। डिग्री सेल्सियस, एक तो क्या होता है डिग्री सेल्सियस, जनरली थर्मोमीटर इज 0 डिग्री सेल्सियस फ्री। अब देखो जनरली क्या किया जाता है, थर्मोमीटर में इस्तेमाल होता है, और हम फ़ारेनहाइट वाले का भी इस्तेमाल करते हैं थर्मोमीटर में। ठीक है, जब हम बोलते हैं ना कि 100 बुखार हो रहा है, 101 बुखार हो रहा है, ठीक है, तो हम किसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर हम बोलें कि भाई 37 हो रहा है या फिर 38 हो रहा है, तो ये हम किस में बात करें, डिग्री सेल्सियस में। हमारा बॉडी का टेम्परेचर करीब करीब इतना ही रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, मतलब अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी को रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, इसमें क्या होगा, पानी उबलने लगता है। ठीक है, के केल्विन क्या है, ये क्या है, ऐसा यूनिट है। केल्विन क्या है, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट है। पीछे पढ़ के आए ना, केल्विन क्या है, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट है। अब देखो इन तीनों स्केल के बीच में हम, हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन तीनों स्केल के बीच में हमें रिलेशन पता होना चाहिए कि क्या रिलेशन होता है। ठीक है, इनके बीच में हमें क्या पता होना चाहिए, रिलेशन पता होना चाहिए कि क्या रिलेशन होता है। देखो अगर आपको डिग्री सेल्सियस को अगर किसमें चेंज करना हो, डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो,
ठीक है, या फिर वाइसा वर्सा, उल्टा आपको चेंज करना। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। सिंपली आप क्या करो, एक अगर आपको पता है, मान लो डिग्री फ़ारेनहाइट पता है, तो आप डिग्री सेल्सियस को निकाल सकते हो। ये इसमें मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, और ये माइनस में आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल डिग्री सेल्सियस आपको निकालना है। मान लो फ़ारेनहाइट यहाँ पे हमें दे रखा है 40, मान लिया यहाँ पे फ़ारेनहाइट हमें कितना दे रखा है 40, तो 40 इंटू 5 अपॉन में 9, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले ये एडिशन में जो चीज़ है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इधर भेजना पड़ेगा, 40 माइनस 32। ठीक है, अब ये हो जाने के बाद कितना आएगा यहाँ पर 8। अब डिग्री सेल्सियस के साथ तो 9/5 अभी लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। क्या होगा, 5 ऊपर चला गया, 8 इंटू 5 अपॉन में 9। अब सॉल्व करके जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर निकल के आ जाएगा। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में क्या निकल के आ जाएगा, आपका टेम्परेचर निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है एट विच वैल्यू दीज टू स्केल्स आर इक्वल। अब एक क्वेश्चन ये आता है, कई बार 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस वैल्यू पे जो डिग्री फ़ारेनहाइट वाला स्केल है और डिग्री सेल्सियस वाला स्केल है वो क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, आप क्या करो यहाँ पर, दोनों को x मान लो। ठीक है, दोनों की वैल्यू आपको नहीं पता, दोनों को आप क्या मान लो, x मान लो। दोनों को x क्यों मान रहे हैं, क्योंकि पता है दोनों की वैल्यू बराबर है। हमें दोनों में से किसी की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन हमें ये क्या मालूम है कि दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। तो हमने क्या मान लिया, दोनों को ही x मान लिया। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको लेके गए यहाँ पर x माइनस 32 हो गया। अब 9x अपॉन में 5 क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर जाके 5x माइनस 160, और ये कितना हो गया 9x। 9x में से 5x गया कितना, 4x, और यहाँ पर कितना है माइनस का 160, x इज इक्वल टू माइनस 40। मतलब x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 40, यानी कि माइनस 40 डिग्री सेल्सियस और माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस वैल्यू पे अगर हम देखें तो हमारा जो सेल्सियस स्केल है और जो हमारा फ़ारेनहाइट स्केल है, दोनों की ही वैल्यू क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। ठीक है, दोनों ही की वैल्यू क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्या करता है 2 नंबर में इस क्वेश्चन को पूछ लेता है। तो अगर आपको रिलेशन नहीं याद होगा तो आप लोग निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए अगर आपको निकालने के लिए बोल दिया, तो अगर आपको रिलेशन ध्यान नहीं होगा तो आप निकाल नहीं पाएंगे। अब केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल, इसमें तो सीधा सीधा रिलेशन है, क्या, के किसके बराबर होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस में 273.15। ठीक है, 273.15। देखो कई बार इसमें कंफ्यूज मत होना, कई बार क्या करता है 1.15 का ना छोड़ देता है और डायरेक्टली 273 लिख देता है। ठीक है, तो कई बार मान लो 273 केल्विन लिखा आता है और पूछ ले कि भाई अच्छा ये बताओ कि टेम्परेचर वाटर के लिए कौन सा टेम्परेचर है। तो देखो इसको अगर हम देखें तो ये एक्चुअली में क्या है, इसमें से अगर माइनस कर देंगे हम 273 में से 273 अगर माइनस कर देंगे तो ये डिग्री सेल्सियस है, कितना 0 डिग्री सेल्सियस। और ये एक्चुअली में क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का। आप ऐसे मत सोचना कि ये तो 0.15 डिग्री है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। कई बार क्या आता है क्वेश्चन आपको परेशान कर देता है, लेकिन क्या होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चला हुआ होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, 373.15 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है, आप लोग रिलेशन से भी निकाल सकते हैं, बस एक याद रखना आपको मेन जरूरी है। ठीक है, एक याद करना आपको मेन जरूरी है, बाकी आप रिलेशन से भी निकाल सकते हैं। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 310.15 केल्विन, 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। रूम टेम्परेचर 298.15 केल्विन, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 77 डिग्री सेल्सियस। अब ये 25 डिग्री सेल्सियस वैसे तो अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ चुका है। ठीक है, बाकी आप लोग अभी फिलहाल यही चलाओ, अगर आपकी बुक में ये दे रखा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली आप लोग चलो। फिर है हमारा क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, फिर है हमारा क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, कि कितने पे वाटर क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे मैंने बताया ना वाटर क्या होता है, फ्रीज हो जाता है। और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कह लो या फिर 273.15 केल्विन कह लो, ये तीनों ही क्या है इसके टेम्परेचर हो जाएंगे। ठीक है, टेम्परेचर, नेगेटिव टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल इन केल्विन स्केल। एक चीज और आप लोगों को इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की है, क्या, नेगेटिव टेम्परेचर कभी भी नहीं हो सकता है किसमें, केल्विन स्केल में।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि -13 केल्विन अगर आपको मैंने टेम्परेचर दे रखा है और मैं पूछ लूं इज दिस टेम्परेचर पॉसिबल, क्या ये टेम्परेचर पॉसिबल है, तो आप सिंपली मुझे क्या बोलोगे, नो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज Kelvin because in Kelvin scale temperature never goes in negative। ठीक है, टेम्परेचर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, नो नेगेटिव टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल इन केल्विन स्केल। नेगेटिव टेम्परेचर कभी भी पॉसिबल नहीं है किसमें, केल्विन स्केल में। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अभी तक का ये जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट की मेजरमेंट जब हम करते हैं तो उसमें क्या क्या चांसेस रहते हैं गड़बड़ी होने के, उन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप लोगों का होमवर्क यही है कि आप लोगों को इससे अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, आप चाहें तो गूगल से पढ़कर या फिर बुक्स को पढ़कर इसमें और जो चीज़ें आपको समझ में आती है वो ऐड कर सकते हैं। तो अभी की क्लास के लिए थैंक यू वेरी मच।